तो अगेन स्वागत है आपका। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी मोस्ट अवेटेड चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ राधिका सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल एमआर्स पर। तो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले आता है कार्बन की प्रॉपर्टीज। तो कार्बन तुम्हें पता है क्या, एक नॉन मेटल है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा? नहीं, ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। बस इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसे बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि कार्बन एक हमारा कोवलेंट कंपाउंड है जो कि क्या करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या करके, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। प्लस दूसरा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंट क्या हो, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट एटम है या फिर कार्बन टेट्रावैलेंट नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसीज होती है। क्या होती है? 4 वैलेंसीज। जैसे तुम्हें पता है कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट का मतलब कार्बन के पास 4 हैंड्स होते हैं। हमारे पास कितने? 2। तो एक टाइम पे हम कितने लोगों को पकड़ सकते हैं? 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, एक इस हाथ से और एक इस हाथ से। लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल है जिसकी टेट्रावैलेंसी होती है, तो उसके 4 हाथ हो गए, यानी कि एक टाइम पे वो पकड़ेगा 4 लोगों को। यानी कि अलग अलग टाइम पे वो क्या कर सकता है, 4 हाइड्रोजन 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 और जरूरत पड़ने पे क्लोरीन या फिर कोई अदर एटम के साथ भी क्या कर सकता है, वो जुड़ सकता है। ओके, तो कार्बन के हो गए 4 हैंड्स, यानी कि अलग अलग तरीके से वो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएगा। 4 हैंड होने की वजह से वो बार बार अपने एटम्स चेंज करता है। मान लो एक एटम ये हो गया, अगर मैं Cl को हटा के मैं क्या कर दूं, क्या लगा दूं, फ्लोरीन लगा दूं, तो एक अलग कंपाउंड ये बन गया। अगर मैं इसे हटा के क्या लगा दूं, मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो एक कंपाउंड और बन गया। अगर मैं इसे हटा के क्या कर दूं, Cl, और इसे भी हटा के क्या कर दूं, Cl, तो देखो एक और नया कंपाउंड आ गया। यानी कि अपने 4 हाथों का भरपूर फायदा उठाता है ये, यानी कि अलग अलग एटम्स को अपने साथ जोड़ के इतने सारे कंपाउंड्स कर लेता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट चलते हैं कौन क्या, कैटिनेशन। ये भाई इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे जरूर मार्क कर लेना, पढ़ के जाना। ठीक है, इसका कैटिनेशन का दूसरा नाम सेल्फ लिंकिंग और सेल्फ कॉम्बिनेशन भी होता है। सेल्फ लिंकिंग यानी कि खुद के साथ ही जुड़ना, सेल्फ कॉम्बिनेशन माने खुद के साथ ही जुड़ना, जो कि अभी तुम्हें एग्जाम के टाइम करना है कि खुद के साथ ही जुड़ना है, ताकि किसी और से मतलब मत रखो, सिर्फ अपनी बोर्ड्स के लिए तैयारी करो फटाफट से। ओके, तो चलिए चलते हैं सेल्फ लिंकिंग और सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन। कार्बन जो होता है अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक बनाता है, अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक्स बनाता है, ताकि लॉन्ग चेन फॉर्म हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन क्या करेगा, कार्बन 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 एंड सो ऑन। ये क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन अपने साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक्चुअल में कार्बन के बीच में बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन ये बना पाता है। क्योंकि अगर किसी अदर एटम ने ट्राई किया, मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का भी क्या होता है, 4 वैलेंसी होती है। तो अगर उसने ट्राई किया ये चीज कि मैं अपने साथ और सिलिकॉन जोड़ता जाऊं, नहीं, तो ये टूट जाएगा बीच में ही। मैक्सिमम जो है वो 7 सिलिकॉन या फिर 5 सिलिकॉन तक ही जा पाएगा, तब तक 5 सिलिकॉन ही बॉन्ड बना पाएंगे। फिर देन देखा जाएगा कि अगर और सिलिकॉन जुड़ रहे हैं तो पहले वाले बॉन्ड्स क्या होते जा रहे हैं, ब्रेक होते जा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ कार्बन के पास ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या कर सकता है कि इतनी बड़ी लॉन्ग चेन को संभाल सकता है, यानी कि अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक होकर वो एक लॉन्ग चेन बनाएगा और बहुत सारे हमें कंपाउंड्स देगा। तो इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर पाता है। तो सिंपल है, ये 2 आंसर है उसके, क्योंकि इसके 4 हाथ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी अभी। ठीक है, कि अलग अलग एटम्स को जोड़ के अलग अलग कंपाउंड्स बनाएगा। प्लस वो कैटिनेशन का भी भरपूर फायदा लेता है। कैसे? क्योंकि उसे पता है ये एबिलिटी सिर्फ मेरे पास है कि मैं दूसरों के साथ जुड़ के, मतलब अपने जैसे के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता हूँ। ओके, तो लॉन्ग चेन बनाने का इसका वो फायदा लेता है और कई सारे कंपाउंड अपने बना लेता है। ओके, फिर चलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है कि भाई देखो, होता तो कार्बन ही है लेकिन अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में। अलग अलग फिजिकल फॉर्म मतलब अपना जो बाहरी शरीर है वो बदल लेता है, अंदर से वो कार्बन है लेकिन बाहर से बदल लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर पे होते हैं तो क्या पहने होते हैं, कुछ भी, है ना, और लेकिन जब बाहर होते हैं, हम कोचिंग्स वगैरह जाते हैं तो फिर कुछ और पहनते हैं, लेकिन फिर उसी टाइम अगर हम वेडिंग्स वगैरह में जाते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। तो मतलब अंदर से तो हम वही इंसान है, लेकिन बस हमने अपना फिजिकली चेंज कर लिया। घर पे थोड़े गंदे से थे, बाहर जाए तो थोड़े साफ हो गए, वेडिंग में बिल्कुल ही चेंज हो गए, तो हमने फिजिकल चेंज कर लिया। ऐसी कार्बन है, कार्बन भी चतुर है। कार्बन क्या करता है कि वो अंदर से तो कार्बन रहता है लेकिन वो फिजिकली अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के डिफरेंट वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। ओके, इसमें 3 एलोट्रॉप्स आ जाते हैं, डायमंड,
ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन, जिसे हम फुलरीन भी बोलते हैं। अब डायमंड क्या है, डायमंड क्या है तुमने देखा ही होगा, देखा नहीं होगा तो फिर क्या बुक्स में देखा होगा। इसमें क्या होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। ओके, यानी कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तुमने देखा होगा 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको बोले रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इसकी इमेज याद कर लेना। दूसरा, ये डायमंड क्या नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स। देखो हेक्सागोनल यानी कि इसमें 6 साइड है, ये जो है हेक्सागोनल रिंग्स हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहेगा। इस स्ट्रक्चर में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो ये डायमंड नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट करता है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि ये डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट क्यों करता है। तो तुम्हें सिर्फ एक सिंपल आंसर देना है, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन सेम टाइम ग्रेफाइट का क्या है, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल रिंग्स है, जिसमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट है आपका बकमिंस्टर फुलरीन, जो कि ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन जरूर याद कर लेना कि 6C60 एटम से बना रहता है। यानी कि इसका जो शेप होता है वो फुटबॉल के साइज का होता है। फुटबॉल मतलब एक तरीके से जो कार्बन एटम अरेंज होते हैं वो फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और कितने कार्बन एटम होते हैं, 60 कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिए एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंप्लीट। ओके, तो अगर कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, उसका मैं आंसर जरूर दूंगी, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। कार्बन ने हमें ये तो बता दिया कि वो कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करने वाला है, तो अब हम पढ़ेंगे उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। सिंपल है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, कैटेगरी होती है। जैसे हाइड्रोकार्बन्स की अलग होगी, एल्डिहाइड की अलग होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग है, हेलोअल्केन्स अलग है, हमारा कीटोन अलग है, एंड एल्कोहल हो गया। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से, एक एक करके सबको समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसका नाम ही हमें बता रहा है। देखो, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन हो गया और कार्बन यानी कि कार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स है जो कि हमारे किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, 2 टाइप के होते हैं, वो हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अब देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ओके, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा एल्केन। एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2। अब इसको हम बनाना सीखेंगे अभी, उससे पहले देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारा कार्बन और कार्बन किससे जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जिसका अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे एल्कीन, जिसका फॉर्मूला है CnH2n। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे उसे एल्काइन, जिसका है CnH2n-2। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एल्केन है Cn, N फॉर मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स होगा, N फॉर मतलब, है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2। ओके, तो N फॉर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, मान लो मैंने एक कार्बन डाला है ना, तो 1 डालो, C1 और 2 1 जा 2 + 2 4, यानी कि CH4, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है। तो अब इसका नाम कैसे देना है, अब नाम, क्योंकि तुम्हें पता है 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथ। और इसके लिए क्या लगेगा, देखो एल्केन है, क्या है, एल्केन। तो जो सफिक्स लग जाएगा वो ANE लगेगा, ANE। तो ये हो जाएगा मिथ, ये हो जाएगा मीथेन। ओके, क्या हो जाएगा, मीथेन। ऐसे ही देखो N = 2 डालो, N2 डालेंगे तो क्या होगा, 2 और इसमें 2 डाला, फिर 2 2 जा 4, 4 + 2 6, यानी कि C2H6। अब इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं हम इथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, इथ। ओके, तो इथ में देखो ANE ऐड कर दो, ENE, इथेन। क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप एल्केन्स को बना सकते हो। प्लस हम चलते हैं अनसैचुरेटेड यानी कि एल्कीन पर। अब देखिए एल्कीन का हम देखते हैं, एल्कीन का क्या होगा। एल्कीन का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ओके, और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्यों, अगर 1 डाल दिया तो CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2। अगर CH2 हो जाएगा
तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के तो 4 हाथ होते हैं जिसे हमने फिल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कितने बचेंगे, सिर्फ 2 हाथ ही फिल हो पाएंगे, H और H, बाकी के 2 बॉन्ड क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो ये गलत चीज हो जाएगी, है ना, इसलिए हम 1 से स्टार्ट ना करके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो याद रखना एल्कीन और एल्काइन हमेशा नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो N = 2 डाल के लिखो, 2 2 जा C2 और 2 2 जा 4, यानी कि C2H4। अब इसके नाम कैसे देने हैं, अब 2 कार्बन को वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं इथ, क्या बोलते हैं, इथ। अब इसका देखो, क्योंकि ये एल्कीन है इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, ENE, इनके नाम के अंदर ही इनके सफिक्स छुपे रहते हैं, ENE लगेगा तो इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन। ओके, सिंपल है। और ऐसे ही अगर हम N = 3 से करना चाहें, N = 3 से करेंगे तो क्या होगा, C3H, 3 2 जा 6, C3H6, जिसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोप और इन, क्या हो जाएगा, प्रोप इन। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एल्काइन का स्टार्ट करते हैं एक बार। अच्छा, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, CnH2n-2। अब हमें, मैंने बताया अभी क्योंकि अगर 1 कार्बन डाल देंगे तो क्या होगा, C1H0 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन एक भी नहीं बचेगा, तो ये गलत है, उसके चारों बॉन्ड्स बनने हैं हमें, इसलिए हम N = कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ओके, डबल बॉन्ड करेंगे। अब देखो 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, C2 और 2 2 जा 4, 4 - 2 C2H2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथ। और मैंने बताया जैसे कि इनका सफिक्स पीछे छुपा रहता है YNE, तो इथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइन। ओके, समझ में आया। ऐसे अगर N = और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन 3 बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन। ओके, अब ऐसे अगर मैं N = 3 डाल दूं तो N = 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, C3, 3 2 जा 6 -2, यानी कि C3H4 हो जाएगा। ओके, C3H4, जिसका नाम क्या होगा, प्रोप होता है 3 वाले का, और आइन, YNE, प्रोपाइन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कंपाउंड बना सकते हो। आपको ये तो आता ही होगा कंपाउंड बनाना, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसके लिए मैं अलग से प्रॉपर्ली आपको बताऊंगी कि कैसे इनको बनाया जाता है, प्लस IUPAC नेमिंग भी सिखाऊंगी। ओके, तो चलिए तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब सिंपल रिंग वाले हाइड्रोकार्बन्स तो एल्केन एल्किल एल्काइन हो गए, लेकिन साइक्लिक में क्या होता है कि अब साइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड जो है रिंग शेप में अरेंज होते हैं, यानी कि वो स्ट्रेट चेन में ना होके कुछ ना कुछ शेप बना रहे होंगे। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला अलग है, तो याद रखना CnH2n। ओके, तो अब हम बनाना सीखेंगे CnH2n। अब मुझे ये बताओ, मैथ्स अगर तुमने पढ़ी ही होगी, पढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली। अब बताओ कि ऐसी वो क्लोज्ड फिगर मिनिमम कितनी लाइन से बन सकता है, एक क्लोज्ड फिगर मिनिमम कितनी लाइन से बन सकता है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल जो है मिनिमम थ्री, मतलब अगर हम बात करें कि मिनिमम 3 लाइंस हमें चाहिए कोई क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। ओके, 3 लाइंस तो मिनिमम हमें चाहिए, क्योंकि 2 लाइंस से क्या आप क्लोज्ड फिगर बना लोगे, हमें क्लोज्ड करना है, उसे क्या करना है, क्लोज्ड। तो मिनिमम 3 लाइंस लगेंगी एक क्लोज फिगर को बनाने के लिए। ऐसे ही सिंपल अगर हमें रिंग बनानी है, कार्बन की रिंग्स बनानी है, तो सबसे पहले ट्राइंगुलर फॉर्म में बनेगी, तो यानी कि स्टार्टिंग किससे होगी, 3 कार्बन से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3, 3 कार्बन ही एक रिंग बना सकते हैं, 2 कार्बन रिंग नहीं बना सकते। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कितने कार्बन से होने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे फॉर्मूला ये है, तो यानी कि N = यहाँ पर क्या होने वाला है, 3। ओके, क्योंकि 3 कार्बन होंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा CnH2n, तो यहाँ पे हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, C3H6। अब हमें इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को इस तरीके से सजा लो, सजा लिया, और सिंगल बॉन्डेड होंगे हमेशा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा दो। अच्छा, एक कार्बन के कितने हैंड्स बताए, 4, तो इस कार्बन के देखो एक हैंड तो ये रहा, एक हैंड ये रहा, तो बाकी के 2 ऐसे खड़े कर दो। इस कार्बन का देखो सेम, ये एक हैंड दे रहा है, एक हैंड दे रहा है, बाकी के ऐसे कर दो। इस कार्बन का देखो एक हैंड दे रहा है, एक हैंड दे रहा है, बाकी के ऐसे कर दो। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोजन होगा, अब 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पुट करो, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 तो ये बन गया, देखो 6 हाइड्रोजन। एक बार चेक कर लिया करो फॉर्मूले में, 3 कार्बन है सही है, 6 हाइड्रोजन है सही है। तो अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो हम इसमें क्या लगाते हैं, साइक्लो, तो इनका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लो
और बाकी का क्योंकि ये 3 कार्बन से बना है तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। तो अगर वो तुमसे बोले कि तुम्हें प्रोपेन बनाना है तो वो तुम्हें सिंगल लाइन वाला बनाना पड़ेगा। अगर वो सेम टाइम तुमसे बोले साइक्लोप्रोपेन बनाना है तो तुम्हें समझना है कि वो रिंग शेप में बनाना पड़ेगा। ओके, तो n=4 का बना के दिखाओ आप जल्दी से मुझे, है ना। तो फिर क्या है इसका फॉर्मूला, जल्दी से कमेंट करो, आंसर दो इसका। C4 4 2 8। ओके, तो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी से बनाओ। चलो बना लिया? ओके, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं बना के क्योंकि हमारे 4 कार्बन है तो 4 लाइन से क्या बनेगा? स्क्वायर। तो 1 2 3 4 बनेगा। और पहले इन्हें क्या कर दो? ज्वाइन कर दो इस तरीके से। कर दिया? अब एक कार्बन के कितने हैंड्स? 4 हैंड्स। तो 1 इस कार्बन के एक हैंड ये रहा, दूसरा हैंड ये रहा, बाकी के 2 लगा दिए। सेम इसी कार्बन के एक ये रहा, बाकी के 2, इस कार्बन का भी ये रहा और इस कार्बन का भी ये। अब हमें सिंपल हाइड्रोजन लगाने हैं। इस पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी कि 8 हाइड्रोजन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन से हमारा सही है। नाम क्या देना है? अगेन इसकी तरह नाम देना है। हमें क्या देना है? साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि क्या बोलते हैं 4 कार्बन को? साइक्लोब्यूटेन। ओके, तो अब ये बनाना सीख गए, लेकिन एक स्ट्रक्चर आता है इंपॉर्टेंट, बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके, अब बेंजीन रिंग हमें बनानी है। अब बेंजीन हमारा स्ट्रक्चर है वो साइक्लोहाइड्रोकार्बन नहीं है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो है, लेकिन क्या है उसका फॉर्मूला आप ये नहीं लगा सकते। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना आप, C6H6, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आएगा, ऑल्टरनेट्स डबल बॉन्ड आएंगे। अब कार्बन है 6 तो हेक्सागोनल बनेगी रिंग्स। तो फिर 6 कार्बन को अरेंज कर लो अच्छे से, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब देखो क्या है, इसके स्ट्रक्चर को याद कर लेना। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 हाइड्रोजन है तो ये तो श्योर है कि सबके पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा। बाकी के बॉन्ड वो कैसे भरेंगे? तो वो भरेंगे डबल बॉन्ड से। तो तुम्हें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगाने हैं, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, अब इस कार्बन के बीच में छोड़ दो, अब यहाँ लगा दो, अब इस कार्बन के बीच में छोड़ दो, अब यहाँ लगा दो। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब इस कार्बन के देखो कितनी बैलेंसी हो गई, 1 2 3, एक बची है तो एक लगा दो। सेम इस कार्बन की 1 2 3, एक लगा दो। इस कार्बन की 1 2 3 हो गई, एक खाली है, 1 2 3, सेम इस तरह, सेम इसकी तरह, सेम इधर। और सिंपल हमें हाइड्रोजन जोड़ देना है, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा और इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो अगर आपसे पूछे बेंजीन रिंग बनाओ तो इस तरीके से आपको बनाना है स्ट्रक्चर। ओके, और अब हम चलेंगे आइसोमर्स पे। आइसोमर्स में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के कितने बनेंगे? 2। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन यानी कि एल्केन की कैटेगरी में आएगा। एल्केन यानी कि हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा, और ब्यूटेन है यानी कि N=4। देखो मैंने ये क्या लिख दिया है, मैंने ये लिखा है कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बन सकते हैं और बेंटेन के 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बन जाएंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से? इंपॉर्टेंट है ब्यूटेन वाला। तो ब्यूटेन के आइसोमर्स जरूर बना के जाना। मैंने शॉर्ट डाली थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कार्बन कंपाउंड की, तो उसमें मैंने ब्यूटेन को पॉइंट आउट किया है कि ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाना जरूर। ओके, तो अच्छा ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाओ, N=4, तो C4 4 2 8 9 10, N=H10। अब एक्चुअल में अब इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन हम इसके स्ट्रक्चर अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पहला स्ट्रक्चर होता है रिंग शेप CN, वो स्ट्रेट, सॉरी, पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेट चेन का होगा, क्योंकि ये एल्केन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे सब लोग। 4 वैलेंसी निकालो सबकी, तो पहला स्ट्रक्चर हमारा ये बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दो? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आप इनके ऐसे हाइड्रोजन लगा दो जल्दी से। ठीक है, अब क्या है? अब देखो हम क्या कर सकते हैं, आइसोमर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि टर्मिनल कार्बन्स पे नहीं लगेगा। अगर मान लो मैं इस कार्बन को उठा दूं तो कितने कार्बन बचेंगे? 3। तो या फिर तो मैं इस कार्बन को यहाँ लगा दूं या फिर यहाँ लगा दूं या फिर यहाँ, लेकिन आइसोमर्स को बनाते समय एक रूल याद रखना कि टर्मिनल कार्बन यानी कि एंड के कार्बन पे तुम्हें कोई भी रिंग नहीं लगानी। तो जब अगर हम इसे हटाएंगे तो कितने कार्बन बचे? 3 बचे, और दोनों पे तो लगानी नहीं है क्योंकि ये एंड के कार्बन हो जाएंगे, तो हम ये वाले कार्बन को उठा के हम इस वाले कार्बन के नीचे लगा देंगे। तो यही एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, C और फिर यहाँ पर उठा के ये, और फिर यहाँ पर आप अच्छे से बैलेंस ही फिल कर दो इस तरीके से। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ओके,
और इसका IUPAC नेम आपको पता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 नाम देना है, तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका तो नाम क्या है, ब्यूटेन। यानी कि फॉर्मूला यही लगाया बार बार, लेकिन स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, डिफरेंट। अब पेंटेन और हेक्सेन की आप मुझे बनाना और मुझे जरूर बताना कि कैसे बनाया आपने, फॉर्मूले आप बनाना और मुझे बताना कैसे बनाया आपने, ओके। तो और देखो अच्छे से मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया है, और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है आपको तो फिर मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी, ओके। अगर आप कहोगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ओके। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ें। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप मतलब अब हाइड्रोकार्बन्स आपने स्टार्टिंग में अभी पढ़े थे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अभी हाइड्रोकार्बन हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप, यानी कि बचे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे होता है ना कि हमारा सरनेम होता है, तो हमारे सरनेम से हम अंदाजा लगाते हैं, किसी का सरनेम मान लो शर्मा है तो हमें पता लगाता है कि हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये पंडित होगा, ये वेजिटेरियन होगा, है ना, या फिर शायद ये गोयल है तो ये अलग होगा, है ना, और या फिर ये मल्होत्रा है तो ये थोड़ा रिच होगा, सक्सेना है तो ये थोड़ा रिच होगा। तो ऐसे ही क्या है कि हम दूसरों के सरनेम से अंदाजा लगाते हैं कि ये कैसा होगा, इसके है ना क्या होगी, तो ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो ऐसे क्या है, कार्बन कंपाउंड्स में भी हम कुछ सरनेम लगाते हैं। इनके कार्बन के सरनेम क्या होते हैं, कार्बन के सरनेम होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये डिसाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। जैसे अगर हमने OH लगा दिया तो वो एल्कोहल फैमिली में आ गया, और तो फिर वो एल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। अगर हमने OH हटा के हमने X लगा दिया, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ लगाया, तो फिर वो हेलो एल्केन्स की फैमिली में आ गया, यानी कि वो इनकी तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि जो जिसकी तरह, जो सरनेम हम इसका लगाएंगे वो उसकी तरह क्या करने लग जाएगा, बिहेव करने लग जाएगा। तो फिर ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स से। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स का फॉर्म, हेलो एल्केन्स में होते हैं X वाले, तो जिसमें क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कोहल में OH लगाएंगे, और एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में COO और ये COOH। अब देखो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन से। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला इसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला N=1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 नंबर कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालो जरा, C1 2 1 2 C3H। अब X की जगह मान लो मैंने क्लोरीन डाल दिया, तो ये बन गया CH3Cl। जैसे कि मैंने बताया 1 हम क्या नहीं करते, 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखो। देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, है ना, CH3Cl। तो यहाँ पर देखो CH3Cl, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, इसका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम जो होगा इसका होगा क्या, क्लोरोमीथेन। क्या होगा, क्लोरोमीथेन। यानी कि पहले हेलो का नाम लिखना है, तो यानी कि क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। और अगर कॉमन नेम की बात करें हम, तो वो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। तो यानी कि कॉमन नेम में पहले इसका नाम लिखेंगे, यानी कि कार्बन चेन का नाम लिखेंगे तो मिथाइल हो जाएगा, और ग्रुप का नाम बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो गया ये, ओके। अब देखो क्या है, ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, क्लोरीन को हटा दो, क्लोरीन की जगह अगर F लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। अगर ब्रोमीन की जगह, अगर क्लोरीन की जगह Br लगा दिए तो वो ब्रोमो हो जाएगा। आयोडीन की जगह X की जगह आयोडीन लगा दे तो वो आयोडो हो जाएगा, ओके। ऐसे ही देखो मैंने लिख दिया क्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पर N=2 से बनाऊं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5Cl, यानी कि फिर हो जाएगा तुम्हारा क्लोरो, क्या हो जाएगा, इथेन, क्लोरो इथेन, और यहाँ पर हो जाएगा इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है नाम दे सकते हो, है ना। और एल्कोहल का देखते हैं हम, एल्कोहल का ये है OH ग्रुप, क्या लगाया, OH ग्रुप। तो हमें लिखना है N=1, फर्स्ट वाले के से हम क्या करेंगे, स्टार्ट। तो N=1 से अगर मैंने स्टार्ट किया तो वो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, C1CH3OH, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा। तो जो IUPAC नेम हो जाएगा, अगर हम स्ट्रक्चर भी अगर हम इसका बनाएं तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा किस तरीके से, ये 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए और क्या लगा दिया, OH ग्रुप। अब इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है OL। तो IUPAC नेम में क्या आ जाएगा, तो इसका नाम क्या है, एक कार्बन है हमारा तो ये हो जाएगा मिथ, क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, OL लगेगा। एल्कोहल में से OL चुरा लिया हमने, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, OL। तो ये हो जाएगा मिथेनॉल हो जाएगा, है ना। और इसका अगर कॉमन नेम बोला जाए तो फिर क्या होगा, कॉमन नेम में आ जाता है हमारा, अगर हम कॉमन नेम अगर इसका लिखना चाहें
तो कॉमन नेम में आ जाएगा हमारा मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सॉरी मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल यानी कि इसका नाम अलग से दिया मिथाइल और OH के लिए लगा दिया हमने एल्कोहल, तो हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ओके, तो ये हमने एल्कोहल का बना लिया। ऐसे ही अगर आप N2 रखोगे तो C2H5OH आएगा, जिसका हो जाएगा इथेनॉल, और ये हो जाएगा मिथाइल और फिर वो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। ऐसे ही देखो एल्डिहाइड, इनकी मैंने क्या नहीं लिखे, फॉर्मूले नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो इनमें क्या होता है कि फॉर्मूले का झंझट बहुत होता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, CHO है। क्या है, CHO, यानी एक कार्बन इसमें पहले से ही है, एक कार्बन। अच्छा, इसको अगर इसको मैं खोलूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोलूं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल, तो 3 वैलेंसी तो इसकी वैसे ही भरी हुई है ना, तो एक वैलेंसी बची। तो अगर हम एक वैलेंसी अगर एक वैलेंसी में हम एक और कार्बन लगा देते हैं तो उसके 4 हाथ और होंगे, तो यानी कि ये 2 कार्बन होगा टोटल। क्या होगा, 2। तो लेकिन हमें तो एक कार्बन का बनाना है, तो इसलिए हम इसमें सिंपल क्या जोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है HCHO बन जाता है। ये क्या बन जाता है, HCHO। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। ओके, तो तुम्हें पता चल गया हमने क्या किया, क्योंकि इसमें पहले से ये कार्बन है तो इसका कार्बन पहले से हम गिनते हैं, तो एक कार्बन पहले से ही, तो सिंपल हमें हाइड्रोजन लगाना है। तो नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अब जैसे एल्कोहल में क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं, इसमें क्या लगाएं, इसमें लगाते हैं AL। क्या लगाते हैं, AL, याद रखना इसमें AL लगाते हैं। तो ये हो जाएगा मिथेनल, मिथेनल। और अगर कॉमन नेम की बात करोगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन नेम हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा थोड़ा, ये हम बना नहीं सकते, तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद। तो फॉर्मल्डिहाइड ना, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ओके, तो कॉमन नेम हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही अगर हम टू के पास जाएं, यानी कि अगर मैं एक और कार्बन जोड़ना है, ठीक है, अगर मैं N=2 का बनाना चाहूँ, यानी कि मैं इथेनल बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ, इथेनल, तो यहाँ पर अब हम जोड़ सकते हैं 2 कार्बन। क्योंकि कैसे, कि अगर मैं इथेनल बनाना चाहूँ तो N= क्या हो जाएगा, तो N= हो जाएगा 2, यानी कि टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 2। तो CHO तो में पहले से एक कार्बन है, तो CHO में अगर पहले से एक कार्बन है तो हमें सिर्फ एक और कार्बन जोड़ने की जरूरत है ना। तो ये इसकी 4 वैलेंसी अलग हो जाएंगी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया CH3 और ये बन गया CHO। इस तरीके से फॉर्मूला बना, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनल, क्योंकि 2 कार्बन है। और इसका क्या नाम होगा, इसका होगा एसिटल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। ओके, तो इसे बनाना, ओके, और प्रैक्टिस करना और अच्छे से, ताकि आपको आ जाए, है ना। और चलो कीटोन पे चलते हैं। याद रखना कीटोन के बारे में एक स्पेशल चीज याद रखना कि कीटोन क्या है। कीटोन के बारे में एक स्पेशल चीज यही है कि कीटोन हमारा जो है वो हमेशा बीच में लगता है, मिडल में लगता है। मिडल में मतलब इसके टर्मिनल, ये हमेशा एंड में नहीं लगेगा, यानी कि जैसे और ग्रुप्स को देखो, ये एंड में लग रहे हैं, ये एंड में लगते हैं, स्टार्टिंग में भी लग सकते हैं ना, ये क्या है, लास्ट में लग रहे हैं। लेकिन ये एक हमारा इकलौता ग्रुप है जो कि कहाँ पे लगता है, बीच में लगता है। ओके, क्योंकि इसके पास क्या है, COO है, और इसके अगल बगल बॉन्ड पे क्या लगते हैं, कार्बन कार्बन। तो अगर ये कार्बन से, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर हम सिंगल, देखो सिंगल से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो इसकी 2 बैलेंस फ्री हो गई, तो एक कार्बन तो हो नहीं सकता स्ट्रक्चर में। अगर 2 कार्बन लगाएं तो एक और भी खाली रह गई। तो अगर तुम सोचो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लो दीदी, तो हाइड्रोजन लगा लेंगे तो ये बन तो द्वारा से CHO ही गया, है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन भी नहीं लगा सकते। इसलिए इसकी स्टार्टिंग होती है 3 कार्बन से। किससे स्टार्टिंग होती है, 3 कार्बन से। तो याद रखना कीटोन कहाँ से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट स्टार्ट होता है 3 कार्बन से। तो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसके कार्बन में ये हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3CO CH3। इस तरीके का फॉर्मूला हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, तो ये IUPAC नेम हो जाएगा इसका। अगर मैं बोलूँ IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें हमारा सफिक्स क्या लगता है, इसमें लगता है ONE लगता है। क्या लगता है, ONE। तो 3 हो जाएगा, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ओके, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉन। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम कैसा लिखते हैं, कॉमन नेम हम लिखेंगे, अगर कॉमन नेम की बात करूं तो क्या होगा हमारा कॉमन नेम, देखो 2 मिथाइल लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, 2 मिथाइल, तो हम डाई मिथाइल कीटोन इसका नाम आ जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, आया नहीं आया। सेम ऐसे ही हमारा क्या होगा, अगर मैं 4 कार्बन का बनाना चाहूँ तो फिर 2 कार्बन कीटोन बीच में लगा दिया,
4 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, अब तुम्हारी मर्जी है, एक कार्बन यहाँ पुट करना है या फिर यहाँ, मान लो मैंने यहाँ पुट कर दिया इस तरीके से। अब ये कैसे आया, ये आया CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि तीन कार्बन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये CO हो गया, ये CH2 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगेंगे CH2, और ये CH3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस तरीके से नाम इस तरीके से हो जाएगा, है ना, CH3। तो अगर इसे टोटल करके रखेंगे तो CH3CO C2H5 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और इसका जो नाम होगा 1 2 3 4 कार्बन हो गए टोटल, तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। और अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम क्या होगा, ये क्या हो गया, मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है। कीटोन के अगल बगल देखा करो क्या लगा है ना, तो कीटोन के इधर मिथाइल लगाए और इधर क्या लगा है, 2 कार्बन है तो इथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा, क्योंकि ई पहले आएगा एम बाद में, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक, जो तुमने यहाँ पर एल्डिहाइड में पढ़ा सेम यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर कैसे, ये एक कार्बन से स्टार्ट हुआ था यानी कि हाइड्रोजन ऐड करना था, ऐसे ही सेम डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया ये। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्या, जैसे वहां पर मिथिनल था, यहाँ पर लगाते हैं एक ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड यानी कि IUPAC नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ये हो जाएगा हमारा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड होगा, चलो मैं ही बता देती हूँ क्या होगा इसका, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड। अब मिथेनोइक एसिड से अगर आपको एसिड बेस चैप्टर आपने पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा होगा, है ना, फॉर्मिक एसिड। अगर आपको ये चीज याद आ रही है कि मिथेनोइक एसिड मैंने कहीं पढ़ा है एसिड बेस चैप्टर में, तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं पता तो जाके पता लगाओ, है ना। ओके, देखिए अब मिथेनोइक एसिड, अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड बनाना चाहे N=2 से, यानी कि टोटल 2 कार्बन होने चाहिए। तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा ग्रुप, ये फिर एक कार्बन, तो यहाँ पर हो गए बस 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, तो ये बन गया CH3COOH। CH3COOH भी आपने देखा होगा एसिड वाले चैप्टर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक मिथेन, ये इसमें 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। तो आप इस तरीके से IUPAC नेमिंग कर सकते हो। ओके, इस तरीके से, यानी कि मैंने आपको एक तरीके से पूरा बता दिया आपको किस तरीके से आपको नेमिंग करनी है, तो ये करना है आपको। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन बनके आता है, होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जैसे आपने मैथ्स में AP पढ़ी होगी, AP में क्या होता था कि मान लो अगर मैं एक सीरीज बनाऊं, जैसे मैंने बोला 2, ये मैंने एक डेरिवेटिव करके क्या बना दिया, सीरीज बन रही है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए, इसके भी डिफरेंस भी 2 है, 8 में से 6 गए, इसका डिफरेंस भी क्या है, 2 है। तो यानी कि इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि सबका एक ही डिफरेंस है, तो सबके बीच में सेम डिफरेंस है, कितना, 2 2 2 2 2 2। तो ये हो गई हमारी AP का क्राइटेरिया यही तो बोलता है कि क्या है कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक AP की सीरीज है। ओके, तो यानी कि अब ऐसी होमोलॉगस सीरीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर नंबर्स है, वहां पर हमें क्या डालने हैं, कंपाउंड्स डालने हैं, और कंपाउंड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे देखो लिखा भी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, है ना। एंड कंजिक्यूटिव कंपाउंड डिफर बाय CH2, यानी कि कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, जो लगातार, जैसे कंजिक्यूटिव ये 2 नंबर है, कंजिक्यूटिव 4 और 6, और 6 और 8 कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, और लगातार ग्रुप्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप डिफरेंस होगा, है ना, CH2 का डिफरेंस होगा, है ना। अब देखो अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एल्कोहल की सीरीज लेते हैं। अब एल्कोहल का पहला क्या होता है, CH3OH, फिर क्या होता है C2H5OH, फिर क्या होता है C3H7OH, है ना, फिर क्या होता है C4H9OH। तो डैश बहुत सारी आ जाएंगी, है ना। ऐसे ही सेम अगर मैं और लेना चाहूं तो फिर हम ले लेते हैं किसका, चलो इसका लेते हैं एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का ले लेंगे, तो सबसे पहले HCHO आएगा, फिर CH3CHO आएगा, फिर C2H5CHO आएगा, फिर C3H7CHO आएगा,
इस तरीके से आ गया। मैंने यहाँ पर 2 सीरीज ले रखी है ना। अब देखो अल्कोहल में क्या है, अब अल्कोहल है CH3OH, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस निकालो। देखो OH तो OH का तो डिफरेंस नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में देखो, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, यानी कि 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो कितना बचा 1 कार्बन, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, यानी कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया। ओके, ऐसे इन दोनों के बीच में देखो 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गए CH2, फिर ऐसे सेम इसमें से देखो C4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो देखो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है CH2, यानी कि हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक होमोलॉगस सीरीज है। नेक्स्ट चेक चलते हैं इस पे, अगर HCHO है, यानी कि देखो CH2 को तो देखना ही नहीं है, बाकी का क्या बचा कार्बन उसमें नहीं है तो C, और 3 में से 1 गया तो हाइड्रोजन बच गया 2, और ऐसे इन दोनों के बीच में देखो 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस करो C, 5 में से 3 गया तो 2, ऐसे सेम इसमें देखो 3 में से 2 गया 1, और 7 में से 5 गए 2, तो यानी कि CH2 ग्रुप, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है ये, तो यानी कि ये अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज हो गई, और ये किसकी हो गई एल्डिहाइड की होमोलॉगस सीरीज हो गई। ऐसी अगर आपसे कोई बोले कि बनाओ कि हेलो एल्केन्स की 5 होमोलॉगस के नाम लिखो स्टार्टिंग के, तो आप क्या करोगे, और उन्होंने बता रखा है क्लोरीन ऐड करना है। ओके, तो क्या करोगे CH3Cl फर्स्ट हो गया, और सिंपल है, अब आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं। जैसे AP में क्या करते हो, एक बार आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो फर्स्ट टर्म में यानी कि A में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फिर दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तो आगे आगे सीरीज बढ़ती जाती है। ऐसी सेम क्या है कि यहाँ पर क्या, अब तुम्हें पता है कॉमन डिफरेंस कितने का रहता है, हमेशा CH2 का, हमेशा फिक्स रहता है। तो क्या है CH2, तो CH2 इसमें ऐड कर दो, अगर CH2 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा CH2 2 कार्बन बन जाएंगे, और फिर 5 C5Cl, तो ये दूसरा होमोलॉगस आ गया। ऐसे इसमें CH2 और ऐड करो, तो यानी कि CH2 एक 3 हो जाएगा, और ये 5 में 2 ऐड करोगे तो 7, ये है ना। ऐसे अगर इसमें CH2 और ऐड किया तो C4H9 बन जाएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो यानी कि होमोलॉगस सीरीज बनाना है तो हमेशा याद रखना कि दोनों सबके बीच में डिफरेंस क्या रहता है, CH2 का डिफरेंस रहता है। ओके, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन है कैसे आते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कोई सा भी कंपाउंड आपको दे देंगे, लेट सपोज आपने ये दे दिया उन्होंने, तो अगर वो बोले कि इसका सेकंड होमोलॉग क्या होगा, सेकंड होमोलॉग मतलब कहने का मतलब है कि इस सीरीज का सेकंड, तो इस सीरीज का सेकंड तो फर्स्ट ये वाला है ना, ये वाला नहीं है। तुम सोचो कि इसके सेकंड वाला नहीं, उन्होंने बोला सेकंड होमोलॉगस क्या होगा, अल्कोहल सीरीज का, तो अल्कोहल फैमिली ये है, तो सेकंड मेंबर ये रहा इसका, तो ये मेंबर पूछना चाह रहे हो, तो यानी कि CH2 माइनस करना पड़ेगा आपको। ओके, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो। तो चलो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनका सबका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। अब हमने ये बनाया, ये हमने सब एक ही फॉर्मूले से बनाया है, CnH2n प्लस OH वाले फॉर्मूले से बनाए हैं। ओके, और ऐसे हमने ये भी सेम स्ट्रेटजी से बनाए हैं, तो यानी कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है। 2 कंसेक्यूटिव के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, CH2 का डिफरेंस रहेगा, और डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 40 म्यू, यानी कि इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी क्या रहेगा 40 म्यू। जैसे ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना तो जानते हो ना, जैसे CH3OH है ना, कार्बन का कितना होता है 12, तो एक कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1, तो 3 × 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो ये 12 + 3 + 16 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15, 16, और ये हो जाएगा तुम्हारा 32 म्यू। इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो सेकंड ग्रुप का निकालो, चलो अब इतना कर लिया है तो सेकंड ग्रुप का भी निकालो, CH2H5OH, 2 कार्बन है तो 2 × 12 हो जाएगा। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इनके मॉलिक्यूलर मास याद कर लेना, ज्यादा नहीं हो सकता तो सिर्फ कार्बन का याद कर लो, हाइड्रोजन का याद कर लो और ऑक्सीजन का याद कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो C इसका कर लिया, हाइड्रोजन का 5 × 5, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो गया तुम्हारा 16 अगेन, फिर एक हाइड्रोजन है तो 1, तो यानी कि 24, 5 और ये 17, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करो जल्दी से 46, तो ये आ जाएगा हमारा 46 म्यू। अब देखो इसका हमारा क्या आ गया, देखो इसी का ही तो फॉर्मूला निकाला अभी हमने, तो इसका हमारा क्या आ गया, इसका आया हमारा CH3OH का क्या आया 32, और इसका क्या आया 46 म्यू। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 46 में से 32 माइनस करो तो कितना आएगा 40 म्यू आएगा। तो यही तो चीज ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा कंसेक्यूटिव लगातार मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होगा 40 म्यू। ओके, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो ये रिएक्शन करेगा वो ही ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि सेम फैमिली के हैं तो सारी कैरेक्टर तो मैच करेंगे ही ना। ओके, तो इसीलिए क्या है इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहने वाली है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंस आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन देखो नीचे बढ़ते जा रहे हैं,
बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, इसमें एक था, इसमें दो था, और हाइड्रोजन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते जाते क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एटम होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, इतनी देर में वो क्या करेंगे, अलग हो पाएंगे। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते जाते क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो देख लेना कि डिफरेंट प्रॉपर्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं होमोलॉगस सीरीज में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि CH4OH और CO2 H2O लाइट एंड हीट। तो इसमें क्या है, मीथेन हमें किसको जलाना है, कंपाउंड को जलाना है, कार्बन कंपाउंड को। तो मीथेन को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे या फिर उसे जलाएंगे तो हमेशा CO2 H2O लाइट और हीट हमें क्या है, निकलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देंगे, यानी कि एल्कीन और एल्काइन ही सिर्फ इन्हें देंगे। यानी कि एल्कीन में, इसमें हमने लिया एल्कीन, तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करने से वो एल्केन बन जाएगा, यानी कि बन गया इथेन। तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन याद रखना। और निकेल और पैलेडियम इसके कैटलिस्ट याद रखना, जो कि रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे, और इसे हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसे हम हाइड्रोजनेशन और बोला जाएगा। तुम्हें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनाना है, तो तुम यही वाली रिएक्शन लिख के आना। नेक्स्ट चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारे कौन देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन। जब एल्केन देंगे तो इसमें क्लोरीन ऐड करना है। अब इसमें क्या डलेगा, इसमें सनलाइट होगी, ओके। तो और ये बन जाएगा CH3Cl और HCl। तो ये हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन। तो बस ये याद रखना आपके सैचुरेटेड कौन सी रिएक्शन देंगे और अनसैचुरेटेड कौन सी रिएक्शन देंगे, फिर आपका सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हमारे सिलेबस में इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इथेनॉल की रिएक्शन और कुछ उसकी प्रॉपर्टी। जैसे इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, प्लस वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी कि ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, यानी कि लिटमस पेपर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा चलो चलते हैं कंबशन। इसकी पहली रिएक्शन है कंबशन, यानी कि वही वाली, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो सेम कंपाउंड फॉर्म होंगे, ओके। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन ऐड करना, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया नेसेंट ऑक्सीजन, ओके। नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालने हैं, दो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों में से एक डालना है। तो एक ही आप लिखोगे रिएक्शन में, दोनों लिख दिए तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए एक डालना है, लेकिन याद आपको दोनों करने हैं क्योंकि पूछ वो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो इथेनॉल है वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड प्लस वाटर। नेक्स्ट हम चलेंगे डिहाइड्रेशन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड के PYQs में मैंने इसमें बताया भी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो मैंने वीडियो बनाई थी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में, उसे भी मैंने यहाँ पे मार्क किया था कि डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, हर साल हमेशा आती ही आती है। इथेनॉल को देखो, इथेनॉल को हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है 170 डिग्री सेल्सियस में, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, ओके। तो जब पूछे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि पानी को रिमूव करने का काम करता है, तो वाटर रिमूव हो गया, तो क्या बन गया, H2O और इथीन। अब फिर सोडियम के साथ करनी है, सोडियम के साथ भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर याद कर लेना, C2H5OH सोडियम, और यहाँ पर बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है, जब सोडियम डलेगा तो फिर क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं कैंडल फ्लेम से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। करने वाले हैं इथेनोइक एसिड। अब ईस्टरिफिकेशन मैंने इथेनॉल में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि दोनों की रिएक्शन सेम ही है, तो इसलिए मैंने ईस्टरिफिकेशन एंड में लिख दिया। तो इथेनोइक क्या होता है, ये भी कलरलेस लिक्विड होता है बट एसिडिक, क्योंकि इथेनोइक नाम में ही एसिडिक छुपा है, और बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन आएगी, तो सोडियम के साथ रिएक्शन हमेशा यही कंपाउंड बनेगा और H2 बनेगा। तुम देखोगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सबके साथ एक ही कंपाउंड बना है, बस फर्क इतना है कि इसमें हाइड्रोजन निकला सिर्फ, और इन दोनों में CO2 और H2O निकलेगा, तो इसलिए कंपाउंड यही रहेगा मेन कंपाउंड, लेकिन ये जो बाय प्रोडक्ट है ये सब क्या हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ओके। तो सबकी रिएक्शन सेम ही रहेगी। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिला दो, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा इथाइल इथेनॉइड, इसे ही बोलते हैं हम ईस्टर। तो ये होगा हमारा क्या, इसे ही हम क्या बोल देंगे, ईस्टर, ओके। और ये हमारा है वाटर, यानी कि ईस्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम, जैसे तुमने देखा हो जैम्स वगैरह है, फ्रूटी स्मेल होती है जिनकी टेस्टिंग अच्छा होता है, तो इसमें एक्चुअली फ्रूट्स नहीं डले होते, इसमें एकदम ईस्टर डला रहता है, तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से फ्रूटी स्मेल आती है ना, प्लीजेंट स्मेल आती है, तो ये वो कंपाउंड है, ओके। तो ये यहाँ पर हो जाती है इथेनोइक एसिड की रिएक्शन समाप्त। जल्दी से चलते हैं सफोनिफिकेशन पे।
तो अब हम आ गए बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, यानी कि सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन क्या होता है, ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस कर दो NaOH के साथ, तो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3COONA, जो कि क्या है हमारा सोप है, और फिर बनेगा इथेनॉल। अब सोप के बारे में हम कुछ मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है, कैसे सब कुछ। सोप का स्ट्रक्चर पहले देखो आप, इस तरीके से, स्पर्म आपने देखा होगा बायोलॉजी में, तो इस तरीके से ये जो टेल है वो हमारी ये हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, क्योंकि दो पार्ट है इसमें, एक आयनिक पार्ट और एक हाइड्रोकार्बन। तो आयनिक पार्ट का हो गया हेड और हाइड्रोकार्बन चेन का हो गया टेल। तो ये टेल जो होती है वो होती है हमारी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी से डरती है, पानी से दूर भागती है, लेकिन ऑयल वगैरह हुए यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हुए उनके संग जाके मिल जाती है। लेकिन और जो हेड होता है वो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भागता है, यानी कि तेल वगैरह से, ऑयल वगैरह से भागता है, और लेकिन वाटर से क्या करता है, प्यार करता है। ओके, तो ये होगा हाइड्रोफिलिक और ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। अब जैसे ही इस मॉलिक्यूल को, जैसे ही हम सोप को पानी में डालते हैं, तो वो स्टेन को देखते हैं कि कहाँ पर स्टेन है, यानी कि कहाँ पर गंदगी है, और उसके साथ ही क्या बना लेते हैं, मीजल्स। देखो क्या है, देखो टेल जो है ये किस में जा रही है, ऑयल में। ऑयल यानी कि जो भी गंदा दाग होगा खाना खाते समय, सब्जी फैल गई तो फिर तेल होगा उसमें, ऑयल होगा तो उसमें घुस गए, लेकिन ये जो हेड है वो पानी में रह गए। तो इस तरीके से मीजल क्या होता है, मीजल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सोप मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं ड्यूरिंग क्लीनिंग एक्शन, है ना, क्लीनिंग एक्शन के दौरान। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, इस मीजल को, जब मीजल फॉर्मेशन हो जाता है तो हम उसे एग्रीगेट करते हैं, यानी कि घिसते हैं, रगड़ते हैं कपड़ों को, तो मीजल क्या करता है, उस स्टेन को निकाल के पानी में ले आता है, और पानी हो जाता है हमारा गंदा और कपड़ा हो जाता है हमारा साफ। ओके, इस तरीके से। अब सोप है, सोप को हम, लिमिटेशन है कुछ सोप की, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो हार्ड वाटर में ये यूज नहीं होता। हार्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें आयंस की मात्रा ज्यादा हो, खारा पानी टाइप का होता है, तो आयंस की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आयंस की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, तो उसमें सोप वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें वो लेथर फॉर्म नहीं करता। लेथर यानी कि जो झाग होते हैं वो फॉर्म नहीं करता, वो स्कम फॉर्म करता है। स्कम झाग नहीं होता, लेकिन कुछ अलग सा कंपाउंड बन जाता है। तो क्योंकि वो क्या करता है, हमारा सोप बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि आधा सोप किस में चला जाता है, उन आयंस को न्यूट्रलाइज करने में चला जाता है। फिर बाकी का काम सोप बहुत देर बाद स्टार्ट करता है, यानी कि सोप करेगा वर्क लेकिन बहुत टाइम बाद, क्योंकि आधा सोप जो है वो क्या कर रहा है, सोप आधा टाइम उसने ले लिया उन आयंस को न्यूट्रलाइज करने में, वाटर को हार्ड से थोड़ा सॉफ्ट बनाने में, फिर वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा, तो उसमें मीजल फॉर्म होने में देर लगेगी, तो जिससे स्टेन रिमूवल में भी क्या लगेगी, देर। इसलिए हम इसका अलग ऑल्टरनेट यूज करते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन बेंजिक सल्फोनिक एसिड, और सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की है ये, सल्फोनिक एसिड, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, और मेजरली वो भी नहीं आती है ना। तो अब बस आपको सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस याद कर लेना है, कि पहली तो डेफिनेशन ही हो जाएगी, दूसरा सोप हमारा बायोडिग्रेडेबल हो जाता है और डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, ये सोप जो है, सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करता है ना। ओके, तो ये हो जाएंगे कुछ डिफरेंस इसके। और इसमें देखो क्या है, डिटर्जेंट इस तरीके की डेफिनेशन लिखा जाएगा, और डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट है, और ये हमारा सोप जो वीक, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आयंस को ये बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करके जल्दी से वो मीजल्स बना के और हमें कपड़े साफ करके दे देता है। बाकी का सेम प्रोसेस ही रहेगा, मीजल फॉर्मेशन वगैरह डिटर्जेंट का सब कुछ सेम रहेगा। बस एक लिमिटेशन थी इस सोप की कि ये जो क्या करता है, हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, सॉफ्ट वाटर इसके लिए हमें चाहिए होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का चैप्टर समाप्त, पूरा चैप्टर का वन शॉट। ओके, तो आप और मुझे बताना कि आपको किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।